Good morning. This is Dr. Anita Mathur, Department of Geography, BSR Government Arts College, अलवर। आज हम ऑनर्स पार्ट 2 के लिए, ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के लिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चार्ल्स डार्विन का नाम हम शुरू से सुनते आए हैं और आप ये देखिए, इनके जन्म के 200 साल से ऊपर हो गए हैं, पर आज भी हम इनके सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो बहुत ही इस प्रकार का था कि उसमें हमें आज भी सत्यता का अंश दिखाई देता है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन थे, इनका जन्म 1809 में इंग्लैंड में सेल्सबरी नामक स्थान पे हुआ था और बचपन से ही इनकी रुचि जो थी वो प्राकृतिक रहस्य जानने में थी और इन्होंने 1831 में अपनी स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में अध्ययन शुरू किया। इनका इंटरेस्ट इसी तरफ था और इन्होंने प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में अपना अध्ययन शुरू किया और 1831 से 1836 तक इन्होंने दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक जहाज था जिसका नाम था बीगल, उस पे यात्राएं की। उस पे यात्रा किस लिए की? क्योंकि ये प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते थे और जैविक विकास की व्याख्या इनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के गहन अध्ययन के उपरांत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये जो बीगल नामक जहाज था, इसमें विभिन्न प्रकार के विद्वान थे और वो एक अपना अनुभव लेने के लिए इस यात्रा को कर रहे थे। तो ये यात्रा समुद्री जहाज के द्वारा हुई थी। तो जहां भी ये लोग रुकते थे और वहां के स्थानीय प्राकृतिक वातावरण का ये गहन अध्ययन करते थे, उसे नोट करते थे और उसी के आधार पर उन्होंने अपना प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैविक विकास के इतिहास में इतने लंबे समय बाद भी इसीलिए इनके सिद्धांत को हम मान्यता प्रदान करते हैं। इनके सिद्धांत में रुचि रखने वाले जितने भी इनके डिसाइपल्स थे या इनके साथ काम करने वाले थे, उनको हम डार्विनवादी विद्वान मानते हैं। उनको डार्विनवादियों का नाम दिया गया और उन्होंने सिद्धांत की कमियों को भी बाद में पूरा करके नव डार्विनवाद की रचना की। डार्विन के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे थे कि उन पे लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे या उनकी आलोचना करते थे। तो इनके जो डार्विन स्कूल के जो भी बाद में विद्वान थे, उन्होंने नियो डार्विनिज्म की या नव डार्विनवाद की रचना की। स्नातक करने के बाद जर्मनी के कुछ विद्वान और वैज्ञानिक जब इस यात्रा पे निकले तो ये दल दक्षिणी अमेरिका के कुछ द्वीपों की खोज भी की इन्होंने और साथ ही मार्ग में जितने भी द्वीप पड़ते थे, जहां भी ये लोग रुकते थे, वहां के जीवों और वनस्पतियों के स्वभाव का इन्होंने गहन अध्ययन किया और इसी के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था एक प्राकृतिक वैज्ञानिक की समुद्री यात्रा द्वारा दुनिया की सैर। और अपने अध्ययन पे उन्होंने भली भांति शोध किया और उस शोध का रिजल्ट क्या रहा कि 1838 में उनकी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की उन्होंने रचना की और इस पुस्तक में उन्होंने जीवों के विशद अध्ययन की व्याख्या की कि किस प्रकार से स्थानीय वातावरण जीवों पे प्रभाव डालता है, किस प्रकार से इनकी संख्या नियंत्रित होती है, किस प्रकार से इनका रूप में परिवर्तन आते रहते हैं। और उन्होंने एक लंबे रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा और ये जो पुस्तक है, इसमें ये सारे इनके एक्सपीरियंस जो थे वो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए। बहुत सारे जर्मन विद्वानों की टीम इसमें इनके साथ रही और इसमें इन्होंने विकासवाद की समर्थन करते हुए जीवों की रचना, संख्या, स्थानीय परिस्थिति और संघर्ष के विषय में लिखा। ये
डार्विन का ये मानना था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। उनके रंग, रूप, आकार, निवास स्थान, संख्या, ये सभी वो चीजें थी जिनमें परिवर्तन होता रहता था और इस परिवर्तन का एक अपना पैटर्न था और इस पैटर्न का अध्ययन जो है वो उन्होंने किया और उसके आधार पर उन्होंने ये सारी बातें हमारे सामने की। उनका मानना ये था कि निरंतर प्राकृतिक रूप से ही छटनी होती रहती है। यहाँ छटनी का क्या आशय था कि जो भी जीव या वनस्पति स्थानीय परिस्थितियों से अगर सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं या वो प्राकृतिक विपदाओं का सामना नहीं कर पाते हैं तो विलुप्त हो जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि डायनासोर जैसा विशाल जीव भी इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो निरंतर घटती रहती हैं। इसी तरह हम संतानोत्पत्ति की बात करते हैं। सभी जीवों की संतानोत्पत्ति की दर समान नहीं होती है, क्योंकि अगर ये दर समान होगी तो पृथ्वी पर एक बहुत अराजकता सी फैल जाएगी और ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जीवों के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। चार्ल्स डार्विन को इतना ज्यादा सपोर्ट लोगों का था कि पूरे विश्व में आज भी उनके फॉलोअर्स हैं, आज भी उनके सिद्धांत को मानने वाले हैं और इसीलिए उनका ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिकता बनाए रखा है। वो खत्म नहीं हो गया। आज भी हम किसी न किसी रूप में उनको कोट करते रहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत में मूलतः क्या क्या बातें बताई। जैसे सबसे पहले हम आते हैं तो उन्होंने बोला कि सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है और यह संतानोत्पत्ति की क्षमता की जो या संतानोत्पत्ति की दर है वो सब में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उसमें ये दर बहुत ज्यादा होती है, परंतु जो उच्च कोटि के जीव होते हैं जिनका शारीरिक आकार भी बड़ा होता है उनकी ये दर कंपैरेटिवली कम होती है। उदाहरण कि जैसे पैरामीशियम नामक जीव है, उसकी संतानोत्पत्ति की दर इतनी ज्यादा होती है कि वो 48 घंटे में 3 बार विभाजक होता है और हम ये मानते हैं कि यदि उसके सभी तत्व जीवित रहें तो 1 वर्ष के अंत में उनका आकार इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है और ये अगर इनकी सर्वाइवल रेट 100% हो जाएगी तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार कस्तूरा नामक एक जीव की भी हम बात करते हैं। अगर हम उसके हर बच्चे को 5 साल तक भी जीवित रख लें तो हमारी पृथ्वी से के सतह से 8 गुना ज्यादा उनको जगह की आवश्यकता होगी। तो जितने छोटी किस्म के जीव होते हैं इनकी बर्थ रेट ज्यादा होती है परंतु इनकी सर्वाइवल रेट कम होती है। इसके विपरीत अगर हम हाथी की बात करें तो हम ये मानते हैं कि हाथी की जो औसत आयु है वो 30 से 90 साल मानी जाती है और अपने जीवन काल में वो 5 से 6 बच्चे उसकी संतानोत्पत्ति होती है और उसकी मृत्यु दर में भी इनकी बहुत अंतर पाया जाता है। तो हम ये मानते हैं या डार्विन का ये मानना है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव या पाए उसमें संतानोत्पत्ति की दर अलग अलग होती है, सर्वाइवल रेट भी, जीवित रहने की क्षमता भी अलग अलग होती है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएगी। तो प्राकृतिक तौर पर इस प्रकार की सिचुएशंस जो हैं वो डिसाइडेड है। अपने दूसरे पॉइंट में चार्ल्स डार्विन ने ये माना कि पृथ्वी पर जीवों के मध्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है।
ये संघर्ष किस प्रकार का संघर्ष है? पहले तो स्थान के लिए, क्योंकि उनको निवास करने के लिए, उनके आवास के लिए स्थान की जरूरत होती है, और दूसरा भोजन के लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये दोनों ही चीजें एक सीमित मात्रा में अवेलेबल है और जीवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, परंतु स्थान हमारे पास सीमित है, भोजन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका क्या समस्या होती है कि हर जीव कई लेवल्स पर संघर्ष करता है, उसके जीवन के साथ ही, उसके पैदा होने के साथ ही उसकी लाइफ में ये सारे संघर्ष या स्ट्रगल्स शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रगल्स किस प्रकार के होते हैं? हम इन स्ट्रगल्स को 3 प्रकार के मानते हैं। पहला, वो स्ट्रगल अपने परिवार या अपनी प्रजाति के अंदर ही करता है। यहाँ पर क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए अपने घर में भी, अपनी प्रजाति में भी उसको अपने लिए जगह के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने ही परिवार में भी संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा संघर्ष उसका होता है अन्य प्रजातियों से संघर्ष, क्योंकि आवास या निवास स्थान सीमित है और बहुत सारी प्रजातियां संयुक्त रूप से वहां पे रह रही हैं, इसलिए नेचुरल है कि उनके बीच में स्थान और भोजन के लिए स्ट्रगल या संघर्ष निरंतर होता रहता है। और तीसरा जो उसको संघर्ष सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, वो है प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष। हमारी जो पृथ्वी है, इसमें कई तरह के मौसम हैं, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो आप अगर उन सभी चीजों से आपको संघर्ष करना पड़ता है, अगर आप उनसे संघर्ष में सफल हो जाते हैं तो आपका अस्तित्व बना रहता है। अगर किसी कारण से आप उस संघर्ष में सफल नहीं हो पाते हैं तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम डायनासोर्स के विषय में लेते हैं कि वो जो पृथ्वी में जो बदलाव आए, उन बदलावों से वो बिल्कुल भी अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए और इतना बड़ा जीव भी पृथ्वी से विलुप्त हो गया। और अगर हम पृथ्वी के जीवों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आएंगे, और ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। जीवों की संख्या किसी भी कारण से कम होना शुरू होती है और धीरे धीरे करके कई जीव जो है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी बड़ी मात्रा में होते हैं। तो डार्विन ने ये जो जीवन संघर्ष का नियम बताया, ये हमें बिल्कुल सही प्रतीक होता है, क्योंकि हर जीव को अपनी लाइफ में इन संघर्षों से बराबर इनका सामना हमें करना पड़ता है, और हम में जितना भी टॉलरेंस होता है, हम उनका सामना कर लेते हैं, तभी हमारा अस्तित्व बना रहता है, अदरवाइज हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इस प्रकार के बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं, या अगर हम जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार के हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती रहती हैं। तो डार्विन का ये जो तथ्य है, जीवन संघर्ष का सिद्धांत, ये हमें बहुत सत्य प्रतीक होता है। अब अपनी अगली कक्षा में हम डार्विन के सिद्धांत के और बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।